वेलकम दोस्तों। आज हम लोग रूसी क्रांति को पढ़ेंगे। 1917 ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति। यही बोल्शेविक क्रांति जो है रूसी क्रांति है। 20वीं शताब्दी के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना रूस की क्रांति है। क्रांति किसको कहा जाता है? तो जो अचानक उत्पन्न हो उसे क्रांति कहा जाता है, और जो धीरे धीरे हो उसे आंदोलन कहा जाता है। तो यह 20वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण घटना थी, रूस की क्रांति। इस क्रांति ने रूस के सम्राट अथवा जार का मतलब होता है रूस का सम्राट, जार के एक तंत्रीय निरंकुश शासन का अंत कर मात्र लोकतंत्र की यहाँ पे स्थापना का ही प्रयत्न नहीं किया, अपितु सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में कुलीनों, पूंजीपतियों और जमींदारों की शक्ति का अंत किया और किसानों की सत्ता को स्थापित किया। दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ कि किसानों को सत्ता मिली, यानी जो सर्वहारा वर्ग था उसको सत्ता मिली। व्यावसायिक क्षेत्रों में हो या आर्थिक क्षेत्रों में या सामाजिक क्षेत्रों में, कुलीनों, पूंजीपतियों और जमींदारों की शक्ति का अंत हो गया इस बोल्शेविक क्रांति से, यानी रूस की क्रांति से, और किसानों को सत्ता में स्थापित किया गया। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बारे में। 1917 की बोल्शेविक क्रांति से अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है, और इस क्रांति के संपन्न होने के बाद जो रूस की सत्ता थी वह किसानों के हाथ में चली गई, सर्वहारा वर्ग के हाथ में चली गई। तो रूस की क्रांति का जो बोल्शेविक क्रांति था वह निम्नलिखित 8 कारण थे उस क्रांति के। पहला कारण था जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। रूस में जो यह शासन था 1917 से पहले वह रोमानो राजवंश का शासन था, और इस समय रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। रूस में एक कठोर राजनीतिक संरचना स्थापित थी। जो जार निकोलस द्वितीय था वह दैवीय अधिकारों में विश्वास रखता था। आम लोगों की सुख दुख की उसे कोई चिंता नहीं थी, जिसके कारण जो है रूस में क्रांति की ज्वाला भड़की। दूसरा कारण था कृषकों की दयनीय स्थिति। उसके शासन काल में कृषकों की स्थिति जो हो गई थी वह काफी दयनीय हो गई थी। उन्हें अधिक काम करना पड़ता था तथा उनकी मजदूरी काफी कम थी। उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, जिसके कारण जो है क्रांति में इन्होंने भी काफी अधिक योगदान दिया। तीसरा था मजदूरों की दयनीय स्थिति। मजदूरों को भी काफी स्थिति दयनीय हो गई थी। इन्हें जो है अधिक काम कराया जाता था और मजदूरी कम दी जाती थी। इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था तथा कोई इन्हें राजनीतिक अधिकार नहीं था, जिसके कारण जो है अपनी मांगों के समर्थन में वो हड़ताल भी नहीं कर सकते थे, जिसके कारण इन्होंने जो है आगे चलकर जो है इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक अवसर मिला तो इस आंदोलन को एक अवसर के रूप में देखा और आंदोलन को काफी अधिक जो है सशक्त इन लोगों ने भी बनाया। कृषकों की दयनीय स्थिति में जो किसान थे उनकी स्थिति काफी दयनीय हो गई थी। 1861 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा कृषि दास्ता समाप्त कर दी गई थी। फिर भी किसानों की स्थिति जो है सुधर नहीं रही थी। लेकिन जो है जब किसानों की स्थिति नहीं सुधर रही थी तो उनके पास भी क्रांति के सिवा कोई चारा नहीं था। चौथा कारण था औद्योगिकरण की समस्या। रूस में राष्ट्रीय पूंजी का अभाव था, इसलिए उद्योगों के विकास के लिए विदेशी पूंजी पर निर्भरता बढ़ गई। विदेशी पूंजीपति जो थे वह शोषण करते थे, यहाँ के मजदूरों का शोषण करते थे। रूस के जो मजदूर थे वहाँ का शोषण करते थे, जिसके कारण जो है उनके पास भी क्रांति के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं था। पांचवा कारण था रूसीकरण की नीति। रूसीकरण की नीति क्या है? तो रूस में मुख्यतः स्लाव जाति के लोग रहते थे। इसके अतिरिक्त फिन, पोल, जर्मनी और यहूदी जाति के लोग रहते थे, और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलते थे। उनका रस्म रिवाज भी भिन्न भिन्न था। परंतु रूस में अल्पसंख्यक समूह जार निकोलस द्वितीय द्वारा जारी की गई रूसीकरण की नीति से परेशान था। इसके अनुसार रूस के सभी लोगों पर रूसी भाषा, रूसी शिक्षा और रूसी संस्कृति लाने का प्रयास किया गया, जिसके कारण जो है यहाँ के लोगों में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई, और इन लोगों के पास भी क्रांति करने के सिवा कोई चारा नहीं था। छठा कारण है विदेशी घटनाओं का प्रभाव। पहला जो है क्रीमिया का युद्ध हुआ।
क्रीमिया का युद्ध 1905 ईस्वी में रूस और जापान के बीच हुआ, जिसमें रूस बुरी तरह पराजित हो गया। इतना बड़ा देश जो है, इतना छोटा देश जापान से बुरी तरह पराजित हो गया, जिसके कारण रूस के लोगों के अंदर जो महानता का भ्रम था वह भ्रम टूट गया और उन लोगों ने आंदोलन चालू कर दिया, जिसके फलस्वरूप 1905 ईस्वी की क्रांति हुई थी। इस क्रांति को दबा दिया गया था, जार के द्वारा इस क्रांति को दबा दिया गया था। सातवां कारण था रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव तथा बुद्धिजीवियों का योगदान। रूस में जो है मार्क्सवाद, जो कार्ल मार्क्स थे, उनका प्रभाव बढ़ता ही जा रहा था और जो बुद्धिजीवी थे जैसे पेंटर हो गए या फिर जो है लेखक, ये लोग जो है जो कवि थे, इन लोगों ने राष्ट्रवाद की भावना को लोगों के अंदर उद्धृत किया, जिसके कारण जो है रूस में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। और जो तात्कालिक कारण था, ये सभी कोई मौके की तलाश में थे, अवसर की तलाश में थे। और जो तात्कालिक कारण था वह प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में जब रूस हार गया और वे लोग जो है वह जब लौट रहे थे, फटे चीटे हाल में जो है वह लौट रहे थे, तो फिर जो है लोगों ने देखा और लोगों के अंदर यह महानता का भ्रम टूट गया। रूस जिसको महान देश कहा जाता था, उसके महानता का भ्रम टूट गया और लोगों ने आंदोलन कर दिया, जिसके कारण जो है 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुई। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं 1905 के खूनी रविवार के बारे में। जब रूस जापान से हार गया 1905 में, रूस जापान युद्ध में रूस के पराजय के कारण 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था, परंतु जार की सेना ने इस निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इसलिए 22 जनवरी को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि लोगों के अंदर जो महानता का भ्रम था वह टूट गया था। क्योंकि 1905 के रूस जापान युद्ध में रूस इतने बड़ा देश होकर भी उतना छोटा देश से हार गया था, जिसके कारण लोगों ने जो है रोटी दो के नारा लगाते लगाते सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर गए और वहां पे जार की सेना ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। और चूंकि इस दिन रविवार था, इसलिए इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। और 1905 की क्रांति को इस तरह से जार की सेना के द्वारा दबा दिया गया। मार्च की क्रांति और निरंकुश राजतंत्र का अंत हम लोग जानेंगे। मार्च की क्रांति 1917 की मार्च की क्रांति कैसे हुई और राजतंत्र का कैसे अंत हुआ, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। 7 मार्च 1917 को पेट्रोग्राद, जो वर्तमान लेनिनग्राद उसका नाम है, की सड़कों पर किसान मजदूरों ने जुलूस निकाला। उन्होंने रोटी दो के नारे लगाए। अगले दिन 8 मार्च को कपड़े की मिलों की महिला मजदूरों ने बहुत सारे कारखानों में रोटी की मांग करते हुए हड़ताल का नेतृत्व किया, जिसमें अन्य मजदूर भी शामिल हो गए। महिलाओं ने और किसान मजदूरों ने जुलूस निकाला लेनिनग्राद की सड़कों पर। जुलूस में लाल झंडों की भरमार थी। जब सेना की एक टुकड़ी से भीड़ पर गोली चलाने के लिए कहा गया, तब सेना ने भी विद्रोह कर दिया। सैनिकों का विद्रोह बढ़ता गया। अतः विवश होकर 12 मार्च 1917 को जार ने गद्दी त्याग दी। क्योंकि जो भी राजा होता है वह किसके भरोसे चलता है? सेना के भरोसे। अब जब सेना ही साथ नहीं देगी तो फिर जो है कोई राजतंत्र या लोकतंत्र टिकेगा ही नहीं। इसलिए विवश होकर जो वहाँ का जार था उसने 12 मार्च 1917 को गद्दी त्याग दिया और इस तरह से रूस में राजतंत्र का अंत हो गया। इस तरह से रोमनो जो वंश था उसका निरंकुश जारशाही का अंत हो गया। अब 15 मार्च को बुर्जुआ सरकार का गठन हुआ। इस बुर्जुआ सरकार गिर गई। जो बुर्जुआ सरकार थी वह सरकार गिर गई तथा केरेंस्की के नेतृत्व में एक उदार समाजवादियों की सरकार गठित हुई। बुर्जुआ सरकार जो है ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई और यह गिर गई। बुर्जुआ सरकार में काफ़ी मतभेद हो गया जिसके कारण गिर गई तथा केरेंस्की के नेतृत्व में एक उदार समाजवादियों की सरकार गठित हुई। केरेंस्की के नेतृत्व में एक सरकार का गठन हुआ। बोल्शेविकों ने इस सरकार को भी नहीं स्वीकार किया।
जो बोल्शेविक थे उसने भी इस सरकार को नहीं स्वीकार किए और वे लोग क्रांति शुरू कर दिए। सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? तो समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल हो उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। जिसमें किसान, मजदूर और आम गरीब जनता शामिल होती है उसे ही सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। रूसी समाज जो था वह दो वर्गों में बटा हुआ था। जो बहुमत वाला दल था वह बोल्शेविक कहलाया और जो अल्पमत वाला दल था वह मेनशेविक कहलाया। तो कुछ लोग होते हैं जो गलत को सपोर्ट करते हैं। तो जो गलत को सपोर्ट करते थे, जो पूंजीपति थे, व्यापारी थे और जो उद्योग धंधे के मालिक थे, जो बड़े बड़े जो है जमींदार थे, वे लोग जो है सपोर्ट करते थे, क्रांति नहीं चाहते थे। लेकिन जो बहुमत वाले लोग थे, जो किसान, आम मजदूर और गरीब लोग थे, वह बहुमत में थे और वे बोल्शेविक कहलाए। तो इस तरह से रूसी समाज दो वर्गों में बटा हुआ था। पहला बोल्शेविक और दूसरा मेनशेविक कहलाया। अब हम लोग जानेंगे बोल्शेविक क्रांति का। इसी समय लेनिन का उदय हुआ। 1917 ईस्वी में लेनिन का उदय हुआ। जार की सरकार ने लेनिन को निर्वासित कर दिया था। जार की जो सरकार थी वह लेनिन को अपने राज्य से, अपने देश से भगा दिया हुआ था। लेकिन जब रूस में मार्च 1917 की क्रांति हुई तो वह जर्मनी की सहायता से रूस पहुंचा। तब रूस की जनता का उत्साह बढ़ गया। जब लेनिन मार्च 1917 में जर्मनी की सहायता से रूस पहुंचा तो रूस की जनता का उत्साह बढ़ गया। लेनिन ने घोषित किया कि रूसी क्रांति पूरी नहीं हुई है, अतः एक दूसरी क्रांति अनिवार्य है। लेनिन ने 3 नारे दिए: भूमि, शांति और रोटी। लेनिन ने बल प्रयोग द्वारा केरेंस्की सरकार को उलट देने का निश्चय किया। सेना और जनता दोनों ने लेनिन का साथ दिया। 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। जो बोल्शेविक थे, जो लेनिन के नेतृत्व में क्रांति कर रहे थे, उन्होंने तमाम सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया और जो केरेंस्की की सरकार थी वह रूस छोड़कर भाग गई। इस प्रकार रूस की महान बोल्शेविक क्रांति, इसे अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है, वह संपन्न हुई और लेनिन को वहां का यानी अध्यक्ष बना दिया गया, रूस का सम्राट बना दिया गया। उस समय जो है वह जो क्रांति हुई थी, क्रांति के बाद राजतंत्र का अंत हुआ और उसके स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना हुई, जिसमें समाजवाद की स्थापना हुई। सत्ता पर कब्जा करने के बाद जब लेनिन जो था वह सत्ता पर कब्जा कर लिया, तो कब्जा करने के बाद लेनिन और बोल्शेविक दल का उत्तरदायित्व जो था वह बढ़ गया। सत्ता में आने के बाद लेनिन के समक्ष कई जटिल समस्याएं थी, परंतु उसने बहुत हद तक इन समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश की। जब सत्ता पर काबिज हो गया लेनिन, तो उसके सामने बहुत सारी बड़ी बड़ी मुश्किलें थी और इन समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश की। सबसे पहले उसने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट-लिटोव्स की संधि की। इस संधि में सोवियत रूस को लगभग 1/4 भूभाग गंवाना पड़ा, परंतु लेनिन प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया। लेनिन जो था वह जर्मनी के साथ एक संधि कर लिया, ब्रेस्ट-लिटोव्स की संधि कर लिया और प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। हालांकि सोवियत रूस को 1/4 भूभाग गंवाना पड़ा था, परंतु लेनिन प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया तथा उसने अब आंतरिक समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया। इसी समय रूस में गृह युद्ध की समस्या उत्पन्न हो गई। रूस में गृह युद्ध चालू हो गया, जिसमें अमेरिका, जापान, ब्रिटेन और फ्रांस ने हस्तक्षेप करते हुए सोवियत रूस पर आक्रमण कर दिया, परंतु लेनिन ने साहसपूर्वक इन विरोधियों का सामना किया। ट्राटस्की के नेतृत्व में एक विशाल लाल सेना की गठन की गई। लाल सेना का गठन ट्राटस्की ने किया था। यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बार बार। लाल सेना ने सफलतापूर्वक विदेशी हमले का सामना किया। दूसरी तरफ आंतरिक विद्रोहों को दबाने के लिए चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन बनाया गया। यह अचानक छापा मारकर विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लेती थी। इस तरह लेनिन आंतरिक विद्रोहों को दबाने में सफल रहा।
जो विदेशी हमला था, विदेशी हमला से बचाने के लिए ट्राटस्की ने एक लाल सेना का गठन किया हुआ था। यह लाल सेना विदेशी हमले से बचाती थी और विदेशी हमले का सामना करती थी, उसका वह मुंह तोड़ जवाब देती थी। और दूसरी तरफ जो है आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन का गठन किया गया, जो अचानक छापा मारकर विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लेते थे। इस तरह से लेनिन जो था वह आंतरिक विद्रोह को दबाने में सफल रहा और जो बाह्य हमले थे, जो विदेशी हमले थे, उसको भी दबाने में, उससे भी लड़ने में सफल रहा। रूस की क्रांति में लेनिन की भूमिका तो हम लोग पढ़ रहे हैं। लेनिन ने एक शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता की स्थापना की। सन 1918 में विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश रूस का नया संविधान बनाया गया। 1918 ईस्वी में रूस का नया संविधान बनाया गया। इसके द्वारा रूस का नाम सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह के रूप में परिवर्तित किया गया। इसको इंग्लिश में USSR कहा जाता था। लेनिन ने नए राज्य में प्रतिनिधि सरकार की व्यवस्था की। उस समय USSR जो था वह बहुत काफ़ी था, लेकिन 1990-91 में जो है USSR टूट गया और टूटने से जो है 15 देश बने। जो सोवियत रूस टूटा था उससे 15 देश अलग अलग बने। राजनैतिक संगठन के सबसे निचले स्तर पर सोवियत नामक स्थानीय समितियां बनाई गई। सभी सोवियत के सदस्यों को मिलाकर एक राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया, जिसकी कार्यकारिणी शक्ति एक केंद्रीय समिति को सौंपा गया। लेनिन इस समिति का अध्यक्ष था। मंत्रिमंडल के सदस्यों का चुनाव इसी समिति के द्वारा होना निश्चित हुआ। लेनिन जो था उसने नए संविधान के द्वारा 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले वैसे सभी नागरिकों को मताधिकार प्रदान किया। बैंक को परिवहन एवं रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया। शिक्षा पर से चर्च का अधिकार समाप्त कर उसका भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इस तरह लेनिन ने शासन के नियमों में परिवर्तन करने के साथ ही बोल्शेविक दल का नया नाम बदलकर साम्यवादी दल कर दिया। लाल रंग के झंडे पर हंसुए और हथौड़े को सुशोभित कर देश का राष्ट्रीय झंडा तैयार किया गया। लाल रंग जो था उस पर जो है हंसुए और हथौड़े का चिन्ह जो है लगाकर जो है राष्ट्रीय झंडा तैयार किया गया। उसके बाद से यह झंडा साम्यवाद का प्रतीक बन गया। तो लेनिन जो था उसने बैंकों और तमाम तरह के जो भी दफ्तर थे सबको सरकारी बना दिया, सबका राष्ट्रीयकरण कर दिया और शिक्षा पर से जो चर्च का अधिकार था वह भी अधिकार समाप्त कर दिया तथा 18 वर्ष से अधिक के लोगों को वोट देने का अधिकार दे दिया तथा जो बोल्शेविक दल था उसका नाम बदलकर साम्यवादी दल कर दिया तथा लाल रंग के झंडे पर हंसुए और हथौड़े को सुशोभित कर देश का राष्ट्रीय झंडा तैयार किया गया। अब लेनिन के समक्ष जो थी वह एक अन्य समस्या भूमि के पुनर्वितरण की थी कि भूमि को कैसे बांटा जाए। उसने आदेश जारी किया जिसके तहत बड़े भूस्वामियों की भूमि किसानों के बीच पुनर्वितरित किया गया। हालांकि किसानों ने भूमि पर पहले से ही कब्जा जमा रखा था। इस आदेश द्वारा लेनिन ने उसे सिर्फ वैधता प्रदान की। लेनिन के इस कदम की आलोचना हुई क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में भूमि पर राज का नियंत्रण होता था और जो भूस्वामी थे उनका जमीन जो है वह लेकर और किसानों में बराबर भागों में बांट दिया गया। हालांकि लेनिन की आलोचना हुई, लेकिन जो है जो सामाजिक अर्थव्यवस्था है उसमें भूमि पर राज्य का नियंत्रण होता है, लेकिन जो है इससे किसानों के हित में यह फैसला था। किसानों को बराबर बराबर भूमि मिल गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है यानी जब लेनिन ने इस तरह की समस्याएं, इस तरह का जो है वितरण किया, तो उसके बाद जो है करोड़ों लोगों के सामने जीवन मरण का प्रश्न आ खड़ा हुआ। करोड़ों लोगों के सामने जो था वह रूस में भूखमरी फैल गई। कहीं कहीं तो भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई। राजकीय और विदेशी सहायता के बावजूद काफी लोग भूख और प्यास से मरने लगे। फिर क्रांति विरोधी नारे भी सुनाई पड़ने लगे। अतः लेनिन ने अपनी नीति का संशोधन किया, जिसका परिणाम था नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई। लेनिन ने अपना जो नियम था वह कहा कि कुछ तो गड़बड़ है, जिसके कारण देश में भूखमरी बढ़ रही है। अतः उसने जो है नई आर्थिक नीति की घोषणा की
उसने यह स्पष्ट देखा कि तत्काल पूरी तरह समाजवादी व्यवस्था लागू करना या एक साथ सारी पूंजीवादी दुनिया से टकराना संभव नहीं है, जैसा कि ट्राटस्की चाहता था। इसलिए उसने 1921 ईस्वी में एक नई आर्थिक नीति की घोषणा की, जिसमें मार्क्सवादी मूल्यों से कुछ हद तक समझौता करना पड़ा, लेकिन वास्तव में पिछले अनुभव से सीखकर व्यवहारिक कदम उठाना इस नीति का लक्ष्य था। जब लेनिन कुछ वर्षों तक राज किया तो यहाँ पर करोड़ों लोगों के सामने जीवन मरण का प्रश्न खड़ा हुआ। भूखमरी फैल गई, जिसके कारण लेनिन ने एक नई नीति 1921 ईस्वी में जारी किया, जिसे नई आर्थिक नीति कहा जाता है। नई आर्थिक नीति के कुछ निम्नलिखित प्रमुख बातों को हम लोग जान लेते हैं। पहला यह रखा गया कि किसानों से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया। किसानों से पहले लगान के रूप में अनाज लिया जाता था, तो उसे एक निश्चित टैक्स लगा दिया गया और बचा हुआ अनाज जो था वह किसानों का था। यह इसका मनचाहा इस्तेमाल करता था। इस तरह के नई नीति बनाई गई। दूसरा नीति यह था कि यद्यपि यह सिद्धांत कायम रखा गया कि जमीन राज्य की है, फिर भी व्यवहार में जमीन किसान की हो गई। यह सिद्धांत रखा गया कि जमीन पर जो कब्जा है वह राज्य की होगी, लेकिन उसका इस्तेमाल किसान करेंगे। तीसरा, 20 से कम कर्मचारी वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। जिस उद्योग में 20 से कम कर्मचारी है उसको व्यक्तिगत कर दिया गया। चौथा, उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। निर्णय और क्रियान्वयन के बारे में विभिन्न इकाइयों को काफी छूट दी गई। पांचवा, विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। छठा, व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा भी राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया। विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए तथा ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता जो थी वह समाप्त कर दी गई थी। इस तरह से नई आर्थिक नीति की कुछ प्रमुख बातें थी। अब हम लोग जान लेते हैं स्टालिन के बारे में। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हो गई। उसके बाद स्टालिन आया। लेनिन की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार की समस्या खड़ी हो गई कि कौन सत्ता पर रहेगा। विभिन्न समूहों और अलग अलग नेताओं के बीच सत्ता के लिए संघर्ष गंभीर चल रहे थे। इस संघर्ष में स्टालिन की विजय हुई। 1929 में स्टालिन ने क्या किया, ट्राटस्की को भी निर्वासित कर दिया, उसको हटा दिया, उसको बेलगा दिया। 1930 के दशक में लगभग वे सभी नेता खत्म कर दिए जिन्होंने क्रांति में और उसके बाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजनीतिक लोकतंत्र तथा भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता स्टालिन के द्वारा समाप्त कर दी गई। पार्टी के अंदर भी मतभेदों को बर्दाश्त नहीं किया जाता था। स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव था तथा 1953 ईस्वी तक अपनी मृत्यु तक तानाशाही व्यवहार करता रहा। 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई। उसके बाद विभिन्न अलग अलग समूहों के द्वारा और अलग अलग नेताओं के द्वारा सत्ता का संघर्ष चलने लगा और इसमें स्टालिन था वह विजयी हो गया और इसने जो भी विरोधी थे उसको सबको हटा दिया और अपने जो भी इसका विरोध करता था सबको हटा दिया, यहाँ तक कि ट्राटस्की को भी हटा दिया और इसने लोकतंत्र, भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता है इसको भी समाप्त कर दिया और 1953 ईस्वी तक तानाशाही व्यवहार करता रहा। लेकिन इसके शासनकाल में रूस का काफी अधिक विकास हुआ। तो हम लोग अब जानेंगे रूसी क्रांति का प्रभाव। रूसी क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। तो स्टालिन जो था वह 3 पंचवर्षीय योजनाओं में यानी 15 वर्षों में काफी अधिक रूस का विकास किया। भले वह तानाशाह था स्टालिन, लेकिन 1953 ईस्वी तक रूस का काफी अधिक विकास किया हुआ था। तो रूसी क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा, इस प्रभाव को जान लेते हैं। इस क्रांति के पश्चात श्रमिक अथवा सर्वहारा वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हो गई तथा इससे अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन को प्रोत्साहन दिया। रूस में यह क्रांति पहली बार हुई कि श्रमिक अथवा जो सर्वहारा वर्ग था उसको सत्ता के रूप में स्थापित किया गया, सत्ता में उसको स्थापित किया गया। इससे अन्य क्षेत्रों जो दूसरे देश थे वहां पर भी आंदोलन चालू हो गए।
दूसरा प्रभाव यह पड़ा कि रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर पर दो खेमों में विभाजित हो गया। विश्व जो था वह दो खेमों में विभाजित हो गया, साम्यवादी विश्व एवं पूंजीवादी विश्व। इसके पश्चात यूरोप भी दो भागों में विभाजित हो गया, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। जो एक भाग जो था वह साम्यवादी को मानता था और दूसरा पूंजीवादी को मानता था। धर्म सुधार आंदोलन के बाद और साम्यवादी क्रांति से पहले यूरोप में वैचारिक आधार पर इस तरह का विभाजन नहीं देखा गया था, लेकिन जो है इसके कारण, यह क्रांति के कारण दुनिया जो है दो भागों में विभाजित हो गई थी। तीसरा, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी विश्व और सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है पूंजीवादी विश्व और सोवियत रूस के बीच जो समाजवादी का नेता था वह रूस था और पूंजीवादी विश्व का नेता जो था वह अमेरिका था। दोनों के बीच शीत युद्ध हुई और आगामी 4 दशकों तक दोनों खेमों के बीच शस्त्रों की होड़ चलती रही। 4 दशकों तक, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 40 वर्षों तक दोनों देशों के बीच शस्त्रों की होड़ लगती रही और 1990 में यह जाकर शांत हुआ। 1990 में सोवियत रूस का जो है विघटन हो गया, यानी वह टूट गया 15 देशों में, जिसके कारण जो है यह थोड़ा शांत हुआ। रूसी क्रांति के पश्चात आर्थिक आयोजन के रूप में एक नवीन आर्थिक मॉडल आया। आगे पूंजीवादी देशों ने भी परिवर्तित रूप में इस मॉडल को अपना लिया। इस प्रकार स्वयं पूंजीवाद के चरित्र में भी परिवर्तन आ गया। रूसी क्रांति के बाद जो पूंजीवादी देश थे उसने भी अपना मॉडल नर्म किया और स्वयं पूंजीवाद के चरित्र में भी परिवर्तन आ गया। पांचवा यह था, इस क्रांति की सफलता ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति को भी प्रोत्साहन दिया, क्योंकि सोवियत रूस की साम्यवादी सरकार ने एशिया और अफ्रीका के देशों में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन को वैचारिक समर्थन प्रदान किया। सोवियत रूस की जो साम्यवादी सरकार थी उसने एशिया और अफ्रीका के देशों में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन प्रदान किया और इस क्रांति के बाद जो एशिया के बहुत सारे देश थे जैसे भारत और अफ्रीका, यह सब जो है आज़ाद हो गए। यहाँ पर भी क्रांति की ज्वाला उठ गई और ये लोग भी आज़ाद हो गए। शीत युद्ध किसे कहते हैं? तो यह एक वैचारिक युद्ध था जिसमें पूंजीवादी गुट का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवादी गुट का नेता सोवियत रूस था। यह डायरेक्ट युद्ध नहीं था, बल्कि जो है अमेरिका जो था वह अपने साथ जो था उसको लड़ाता था और सोवियत रूस जो था वह अपने साथ इसके साथ जो देश थे उसको लड़ाते थे। जैसे जो है यहाँ पे जो है यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के फेवर में अगर कोई देश था तो वह और सोवियत रूस के फेवर में कोई देश था, वह दोनों जो है लड़ा देता था और यह इधर से सपोर्ट करता था और अमेरिका जो है उधर से अपने सहपाठी को सपोर्ट करता था। तो इसमें पूंजीवादी गुट का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका था और साम्यवादी गुट का नेता सोवियत रूस था। और इस क्रांति का, रूसी क्रांति का एक व्यापक प्रभाव यह पड़ा कि एशिया के बहुत सारे देश जैसे भारत, श्रीलंका, यह सब देश आज़ाद हो गए और अफ्रीका जो था वह आज़ाद हो गया। तो इस तरह से जो है यह क्रांति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबकी से काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।